अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त जिस सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उस सियासी अदम इस्तेहकाम ने जन्म दिया है मुआशी अदम इस्तेहकाम को। और अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है, इसी के ऊपर सियासत हो रही है, इसी के ऊपर तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने दावपेच इस्तेमाल कर रही हैं। और इस बीच में अगर किसी का बुरा हो रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का और रियासत का। IMF प्रोग्राम, पाकिस्तान हर चीज़ करने के लिए तैयार है उस प्रोग्राम को हासिल करने के लिए। और नतीजतन हमने देखा कि मिनी बजट जो है वो भी इस वक्त आ चुका है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से IMF की शराइत को माना जा रहा है, उससे एक महंगाई का तूफान पाकिस्तानी आवाम के सामने खड़ा होगा। हालांकि IMF की जो डिमांड है वो हमेशा से ये कहता आ रहा है कि जनाब आप अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त कीजिए, आप अपनी मईशत को डॉक्यूमेंट कीजिए, दस्तावेजी सूरत में लेके आइए, जो डिस्पैरिटी है उसको आप ख़त्म कीजिए। और यही तमाम राग हमेशा हम वादे करते हैं लेकिन हम इसे पूरा नहीं करते। नतीजतन ये 75 साल में 23वां प्रोग्राम है IMF का, और 23 बार हम उससे अहद कर चुके हैं, वादा कर चुके हैं कि हम अपने आप को, अपना फिस्कल हाउस को हम ऑर्डर करेंगे, लेकिन हम नहीं करते। तो आज सूरत हाल यहाँ पर पहुँच गई है कि सिर्फ अगर मैं टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूँ तो कहा यह जा रहा है कि पिछले दिनों 70 लाख अफराद जो है टेक्सटाइल सेक्टर से बेरोजगार हुए हैं। और एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान है जो कि इस वक्त आना है। और अगले महीने जो है वो रमज़ानुल मुबारक भी है। ऐसे में क्या होगा लोगों के साथ, ये एक बहुत ही रूह फरसा सी पिक्चर जो है इस वक्त सामने आ रही है। आज की खबर यह है कि जनाब 2% मजीद शरह सूद में इजाफे का इंदिया भी दे दिया गया है। तो अब ये शरह सूद जो है, शरह सूद में इजाफा जो है वो मजीद कितना सितम ढाएगा पाकिस्तानी रियासत पर, पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान की आवाम पर। इस वक्त साबिक़ मुशीर ख़ज़ाना डॉक्टर अशफाक हसन खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत आपके वक्त का हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की अगर बात करें तो हुकूमत ये कहती है कि जनाब मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, हम उस ट्रैक के ऊपर आ गए कि जिस पे टनल की दूसरी तरफ रोशनी है। और हिस्ब मुखालिफ की बात करें तो वह कहती है कि जनाब बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने मईशत का। हम खड़े कहाँ हैं डॉक्टर साहब, रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, कौन क्या कहता है, सियासी लोग, उनको पूरा इख्तियार है। जो हुकूमत पे होते हैं वो इसी किस्म की बातें करेंगे, जो अपोजिशन में हैं वो क्रिटिसाइज करेंगे, ये तो हमारा दस्तूर है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से हट के, आपने ये सवाल किया कि हम कहाँ खड़े हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी हम इतने बदतर हालत में माश से नहीं थे। अब उसको आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर दें, मैं आपने अपनी इंट्रोडक्शन में IMF को बताया और ये भी कहा कि IMF हमें ये कहता रहा कि आप अपने फिस्कल ऑर्डर के ऑर्डर को ठीक करें, टैक्सेस में इकट्ठा करें और ब्रॉडनिंग ऑफ बेस करें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब आपसे एक काउंटर सवाल करता हूँ। एक तरफ करेंसी को हम डिवैल्यू करते हैं, करवाया जाता है IMF प्रोग्राम में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। आप मानते हैं इसको? बिल्कुल। जब इन्फ्लेशन होता है तो फिर कहा जाता है कि डिस्काउंट रेट को बढ़ाओ, कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। फिर एक तरफ कहा जाता है कि बिजली गैस की कीमतें बढ़ाओ, कहा जाता है इस प्रोग्राम में। बिल्कुल कहा जाता है। और इसके ये पास ऑन होता है तो ये इन्फ्लेशनरी होता है। बिल्कुल होता है। तो अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखें कि एक तरफ पॉलिसी लेके प्रॉब्लम को क्रिएट किया जा रहा है, हाँ, और जो प्रॉब्लम को क्रिएट आप कर रहे हैं तो उसका जो सोल्यूशन है वो फर्दर एग्रेवेट कर रहा है। एग्जैक्टली दैट्स सर, आपसे हमेशा जो हमने सीखा कि पाकिस्तान का मसला जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड साइड का नहीं है। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो डिमांड साइड का यूज करते हैं। हमारा तो मसला ही सारा सप्लाई साइड का है। कभी आपने ये गवर्नर साहब से सवाल किया? आप तो वहां कराची में बैठते हैं, जब मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी होता है तो गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, कभी आपने ये सवाल उनसे किया? नहीं किया आपने कभी। देखिए ना, जब जहां पर मौका मिलता है आपने अपना रोल प्ले करना होता है। यहां बैठ के मैं जो बातें कर रहा हूं आप मेरी तायद कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अल्लाह ताला मौका देता है, गवर्नर स्टेट बैंक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो वहां पूछे कि आप किस बेसिस पे ये 2% इंटरेस्ट रेट को मजीद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आप एक तरफ पॉलिसी लेते हैं
चीजों को खराब करते हैं और कहते हैं कि अब ये पॉलिसी हम ले रहे हैं जिससे हम इसको एड्रेस करेंगे। जब आप उसको एड्रेस करते हैं तो वो फिर चीजों को खराब करता रहता है और यही सिलसिला चलता रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। लेकिन डॉक्टर साहब ये आपकी मैं मुझे इजाजत दीजिएगा सर, मुझे जरा इजाजत दीजिएगा। मैं मुकम्मल कर लूं, अच्छा, मैं मुकम्मल कर लूं, फिर सवाल कर लो। 1% जब स्टेट बैंक अपना डिस्काउंट रेट आज बढ़ाता है ना, तो 250 बिलियन का आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। अब आप बताएं कि एक झटके में अगर कल 2% बढ़ाया जाए तो 500 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा एक साल के अंदर में। ठीक है, क्या 500 बिलियन का एडिशनल टैक्स मेजर ले सकते हैं? आपकी इकोनॉमी हिल जाएगी। तो वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की कह रही थी कि आपने टैक्स के नेट को ब्रॉडन करें, हम कहां तक टैक्स की नेट को ब्रॉडन करेंगे? टैक्स कलेक्शन की स्पीड से कहीं तेजी से हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा होता है। वेरी राइट, ठीक है, नंबर 1। अब मैं आज आपको पहली मर्तबा आज फ्रेश फ्रॉम ओवन जिसे कहते हैं, आज मैंने कैलकुलेट किया है और मैं आज पहली मर्तबा किसी चैनल पे कॉस्ट ऑफ दिस करंट आईएमएफ प्रोग्राम बताना चाहता हूं। बिल्कुल, बताइएगा। जुलाई 2018 से लेकर, क्योंकि हमने प्रोग्राम तो जुलाई 2019 से शुरू हुआ था, लेकिन हम प्रायर एक्शन पे इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी करना शुरू कर दिया था। अच्छा, ठीक है। तो मैं उस पीरियड से ले रहा हूं, से लेकर दिसंबर 2022 तक, यानी कि 4 साल से 4.5 साल का ये टाइम आप देख लें। ठीक है, इस पीरियड में जितना भी हमने सिर्फ 2 पॉलिसी की इंप्लीकेशन बता रहा हूं। एक करेंसी की डिवैल्यूएशन, करेंसी ये कहां से कहां पहुंच गया? 121 रुपया था, आज 262-63 पे चला गया है। इसी पीरियड में हमारा डिस्काउंट रेट 6% था, आज 17 पे है और 2 और इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। इन 2 पॉलिसीज ने इस 4 साल में कितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, आपके तस्वर में भी नहीं होगा। यह आपको मैं बताना चाहता हूं। सिर्फ डिवैल्यूएशन से जुलाई 2018 से लेकर दिसंबर 2022 तक 12,511 बिलियन का हमारे पर डेट चला है। 12,511 अरब का, जी, यानी कि 12.5 ट्रिलियन। ठीक है। और इसको अगर इसी मुद्दत के जो एक्सचेंज रेट रहा, इसके एवरेज एक्सचेंज रेट से डिवाइड करके डॉलर में कन्वर्ट करें तो 75 बिलियन डॉलर है। सिर्फ डिवैल्यूएशन से 75 बिलियन डॉलर का हम पे डेट चढ़ा है। पब्लिक डेट की बात कर रहा हूं मैं। सही। नंबर 1, हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया, 6% से लेके आज 17% पे है। इसके सिर्फ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वजह से 4,275 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा है। 4,275 अरब सूद की अदायगी बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाइक के जो है ये हमारा हुआ है। और इसको इसी मुद्दत के एवरेज एक्सचेंज रेट से जब आप डिवाइड करते हैं डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए तो 26 बिलियन डॉलर है। सो 75 प्लस 26, 101 बिलियन डॉलर का कॉस्ट हम पे चढ़ चुका है। 6.5 बिलियन डॉलर आईएमएफ प्रोग्राम के लिए। सोचा था कभी आपने? कोई पाकिस्तान में 225 मिलियन आबादी वाले मुल्क में किसी एक को भी ये जहन में आया है? ये बात कभी नहीं आया। यार खुदा का खौफ करो। अभी भी मैं देखता हूं, ओहो हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हम जिंदा नहीं रह सकते। शर्म से डूब मर जाना चाहिए ऐसी कौम को। उसको कोई जीने का हक नहीं है जो इतने डिफिटिस्ट अप्रोच लेकर इस दुनिया में 21st सेंचुरी में जिंदा नहीं रह सकती है। वो कौम जो इतने ज्यादा डिफिटिस्ट नेचर की हो जाए, वो तसव्वुर कर सकते हैं आप? एक और आपको दे दूं स्टैटिस्टिक्स। अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 में इसी 2
पॉलिसीज की वजह से $33 बिलियन काम पे इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में और पब्लिक डेट की शक्ल में चढ़ा है। $33 बिलियन अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक। इस माली साल में, सिर्फ इस माली साल के 6 महीने में, सिर्फ इस माली साल के 6 महीने में इसी दो पॉलिसीज की मद में $13 बिलियन का पब्लिक डेट और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में बढ़ा है। यार सर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। मैं प्रोग्राम को जारी रखूंगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद डॉक्टर अशफाक हसन खान, साबिक मुशीर खजाना, हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अशफाक हसन खान, साबिक मुशीर ख़जाना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब जो कैलकुलेट उन्होंने पूरा करके हमें एक एनालिसिस पेश किया, जिसके मुताबिक इस IMF प्रोग्राम जो कि $6-7 अरब का प्रोग्राम, जिसमें पिछले 4-4.5 साल के अंदर हम लगभग $101 अरब का डेंट भर चुके हैं, जिसमें सिर्फ एक्सचेंज रेट के हवाले से अगर बात करें, शरह तबादला के हवाले से बात करें, अपनी करेंसी को जो हमने डीवैल्यू किया, उसमें जो हमें डेंट पड़ा वो $75 अरब मालियत का। और पॉलिसी रेट के हवाले से शरह सूद जो हमने 7% से बढ़ाकर अब जो कि इस वक्त 17% और 2% और बढ़ जाएगी, जिसका इंदिया दे दिया गया है, उस कीमत में तकरीबन हमने जो है $26 अरब लूज किए। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि अगर हम मॉनेटरी साइड की बात करें, मॉनेटरी ऑपरेशंस की बात करें, तो यही कुछ आप जब डॉक्टर रजा बाकर थे उस वक्त भी सूरत हाल थी कि वो जिन इंस्ट्रूमेंट से जो है वो मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है, महंगाई को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, यही तसलसल अभी भी जारी है। तो फिर स्टेट बैंक के अंदर जो लोग बैठे हैं, उनके माइंड में क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि उनके माइंड में क्या है। मुझे तो नहीं पता उनके माइंड में क्या है, लेकिन IMF का एक रिलीजन है। रिलीजन, मैं स्ट्रॉन्ग लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। रिलीजन के हद तक उनका बिलीफ है कि एवरीथिंग इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ मॉनेटरी फिनोमेना, इन्फ्लेशन इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। और ये मॉनेटरी फिनोमेना क्यों होता है? एक्सेसिव डिमांड की वजह से होता है। तो लिहाजा इस डिमांड को कर्टेल करो ताकि फिर मनी सप्लाई ज्यादा ना आए और इन्फ्लेशन ना हो। ठीक है, लेकिन हमारे यहां जो इश्यूज हैं वो एक्सेसिव डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन नहीं होते हैं, वो होते हैं सप्लाई साइड शॉक्स की वजह से। दूसरा कि गवर्नमेंट खुद क्रिएट कर रही है, करेंसी को डिवैल्यू करके क्रिएट करती है इन्फ्लेशन, यूटिलिटीज के प्राइसेस को बढ़ाकर खुद क्रिएट करती है, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट कहती है कि जी अब ये इन्फ्लेशन हो गया है, लिहाजा इसको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ। इंपेरिकल एविडेंस पाकिस्तान के केस में यह कहता है कि जब भी स्टेट बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को 1% बढ़ाता है, एक साल की मुद्दत में CPI बेस्ड इन्फ्लेशन 1.3% बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। और ये मैं अपने स्टूडेंट से ये एक्सरसाइज हर सेमेस्टर में कराते रहता हूं ताकि देखूं कि कहीं पर कोई डिफरेंसेस तो नहीं आ रहा है। और ये कंसिस्टेंटली पिछले 2-2.5 सालों से यही फाइंडिंग्स हैं कि 1% इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट इंक्रीजेस CPI बेस्ड इन्फ्लेशन बाय 1.3% इन 1 ईयर। ये स्टेट बैंक की अपनी स्टडी है, उन्होंने छुपा के रख दिया है। जब से मैंने बोलना शुरू किया वो स्टडी भी छुपा के रखी है। ये उनका वर्किंग पेपर नंबर 34 है या 44 है 2010 का। उसका टाइटल है ए स्मॉल ओपन इकोनॉमी मॉडल फॉर पाकिस्तान। उसमें आप देखें उनका अपना एक्सरसाइज, जब शॉक देते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, तो वो चूंकि वो 90s के डिकेड को ज्यादा उन्होंने कवर किया हुआ था, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो कोई उन्होंने दो अगर पूरे साल के ले लें तो वो तकरीबन लेस देन 1% के करीब आता है। अब चूंकि ज्यादा इन्फ्लेशनरी इसका इंपैक्ट हो गया है तो ये 1.3 आता है इसका। तो उनके अपनी फाइंडिंग है, लेकिन चूंकि जैसे मैंने कहा कि IMF का रिलीजन क्या है? मॉनेटरी अप्रोच, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट। स्टेट बैंक में चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन से भी पढ़ के जाएगा, वो
उसने जाके उसी रिलीजन पे बैट करना होता है। एवरीथिंग इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। अच्छा, व्हाट अबाउट फिस्कल सर, व्हाट अबाउट करेक्ट। फिस्कल ऑपरेशंस? क्योंकि मॉनेटरी साइड पे तो हमने कहा, स्टेट बैंक की भी हमने बात की, और यही पॉलिसीज का जो कंटिन्यूशन जो इस वक्त हम क्यू ब्लॉक में अभी देख रहे हैं, पिछली हुकूमत में भी ऐसी रहा, तो फिर जो क्यू ब्लॉक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसमें भी कोई फर्क नहीं, उनकी अप्रोच में भी कोई फर्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम इतने बेबस हो चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता है। वो तो जो चाहे, यानी कि स्टेट बैंक, IMF को पाकिस्तान को इस स्टेज में पहुंचाने में 34 साल लगे हैं कि आज पाकिस्तान बेबस हो गया है। आप देखें कि हम कितने फ्रजाइल हो गए हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि एक सेहतमंद इंसान को हाथ पैर बांध के चौराहे पे खड़ा कर दें और उसको जो आ रहा है उसको मार रहा हो, मारते हुए चला जाए, वो कुछ कर नहीं सकता, उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। आप समझते हैं कि वो शख्स कितनी देर तक खड़ा रह सकता है? वो गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल। आज पाकिस्तान की मईशत उसी तरीके से गिर गई है। एक सेहतमंद मईशत मार खाते खाते खाते, आप सोचें कि एक इकोनॉमी को आपने $100 बिलियन का शॉक दे दिया यार 4 साल में। 25 बिलियन ऑन एवरेज बिलियन डॉलर का अगर शॉक देंगे तो कितनी से कितनी मजबूत इकोनॉमी हो वो कभी भी खड़ी नहीं रह सकती है। और यही हो गया आज। डॉक्टर साहब, आपने भी डेट हाउस चलाया, आपने मेंटेन किया, आपने अपने वक्त में IMF प्रोग्राम से डील किया, IMF के लोगों से डील किया, तो क्या बेहतर तरीका था, क्या हो सकता था इस वक्त जितने हैफ हज़र्ड में ये सारी चीज़ें हुई हैं, कितनी दानिशमंदी से IMF से बात की जा सकती थी? आप अपने दौर का ज़रा शेयर कीजिएगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी? देखिए, कभी भी आप इतने बेबसी के अंदाज में IMF में जाएंगे तो आपके पास कोई निगोशिएशन करने की सलाहियत नहीं रहती है। जिस ज़माने में आप यकीन करें कि ये हमारे जो एक इकोसिस्टम भी डेवलप हो गया है इस्लामाबाद और लाहौर में, जितने भी रिटायरीज हैं IFIs के, ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। और यही लोग इत्तेफाक से जब भी कोई बनेगी हुकूमत, इसके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में वही होते हैं। Therefore that perpetuates। अभी देखें, ये आप नोट कर लें, कम अप्रैल मई जून आप देखेंगे कि ये इकोसिस्टम बहुत तेज हो जाएगा। ओहो, IMF के बगैर तो गुजारा नहीं है। जो हमारे अभी मुर्तजा साहब थे, मुर्तजा सैयद, इन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान को जून में तो जाना पड़ेगा IMF में। दिया है कि नहीं? आपकी नजर से भी गुजरा होगा। जो हमारे एक्टिंग गवर्नर भी रहे और डिप्टी गवर्नर भी थे, IMF से ही आए थे ना। इकोसिस्टम का वो भी हिस्सा है। उन्होंने आज से कहना शुरू कर दिया कि इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। तो हमारे लोग लाहौर से, इस्लामाबाद से ये उठना शुरू हो जाएंगे यही बोलने के लिए। मैं देखो इसी दिन के लिए बना करता रहा, इसी दिन के लिए बना करता था। मुझे पता था कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान जो थे उनको भी मेरी बात नहीं समझ में आई। अगर समझ में आई भी थी तो यार कैबिनेट में 4 लोगों की प्लेसमेंट हुई थी। प्लेसमेंट थी, स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट, कि उसको लाओ घेर के लाओ। कुछ हमारे इकोसिस्टम के भी लोग थे जिन्होंने क्रिटिकल मौके पे कहा कि हो प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप नहीं गए तो बड़ी बर्बादी होगी, बड़ी तबाही होगी। आज सब बिलों में घुस गए हैं वो लोग। आज मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब को, उन लोगों को बुला के पूछें जो उनको मशवरा देते रहे कि सर अगर नहीं गए तो बर्बादी हो गई। उनसे कहे कि यार मैं तो गया, तो फिर क्यों बर्बादी हो गई? ये वही शख्स था जो मना करता रहा, सर ना जाएं, बर्बाद हो जाएंगे। सियासी तौर पर मैं गवाऊं सर इस बात का, मैं गवाऊं, ये प्रोग्राम इस बात का गवाह है कि आप बहुत वोकल रहे थे और हमेशा आपने ना जाने की बात की थी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि चाहे कोई भी हो, हमें अगर हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की बात करें, इमरान खान साहब की बात करें, ये सब जो है अवाम के सामने बताते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो 6% इकनॉमिक ग्रोथ से चल रही थी, हम जो है एशियन टाइगर बनने वाले थे। सर फॉर मी जो एनालिसिस है, ये 6% मुआशी तरक्की ने ही हमें डुबोया है। हमारा जो बेड़ा गर्क हुआ है ये 6% इक्तिसादी तरक्की, जिसके पीछे हम भागते हैं, क्योंकि
आपका जो पूरा इकोनॉमिक मॉडल है वो इंपोर्ट बेस्ड है। आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके अपनी एक्सपोर्ट आप जाके करते हैं, तो 6% ग्रोथ की ऊपर जब आप भागते हैं तो आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को दावत देते हैं कि वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो, डॉलर्स का काल पड़ जाता है और नतीजतन आप IMF के पास जाना पड़ता है। और ये तवातुर के साथ 23वां प्रोग्राम है। तो ऐसा क्यों हमारी अक़लों में नहीं आता कि भाई ये 6% की ग्रोथ हम नहीं, हमें वारे में आती, हम 2-2.5% की एक मॉडरेट ग्रोथ को अगले 10-12 साल तक लेके चलें ताकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस ना हो और इस बीच में हम बहुत सारी चीजें करें। हम अपनी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर काम करें, हम अपने FTAs को रिवाइज करें, बिलखुसूस जो चाइना के साथ हमारा FTA है। ये चीजें क्यों नहीं देखते सर हम? ये भी वो इकोसिस्टम नहीं फैलाया हुआ है कि ओवर हीटेड इकोनॉमी थी हमारी। आपने भी वहीं से लफ्ज लिया है ये ओवर हीटेड। यार 6% ओवर हीटेड हो जाता है। मैंने क्या कहा था, डे 1 से कह रहा हूं, सेलेक्टिव एंड येट अग्रेसिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी। यही कहता रहा हूं, आपका प्रोग्राम भी गवाह। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्यों कहता था कि अगर इंपोर्ट इससे बढ़ेगा तो आप नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को तो कर्ब कर सकते हो ना, तुम्हारे पास इख्तियार है। इकोनॉमी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अब जाके जब पुलों के नीचे से पानी बह गया तो हमने बजाय इसके कि सेलेक्टिव एंड येट अग्रेसिव के, हमने कहा कि हम तो LC ही नहीं खोलेंगे, अब जी बंद कर। अरे अगर मेरे मशवरे पे अगर अमल होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं। ठीक, यानी जिस तरीके से हमने अपने इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई, उसके दो हैं इंपोर्ट्स के पाबंदी के, जो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के साथ ज़रा जो गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाऊँ, तो इसके ऊपर मैं तस्करा करूँगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, जो बात की जा रही है इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट, हमने खान साहब के ज़माने में भी बहुत सुना इसको और अभी भी हम देख रहे हैं। बात यह है कि जब कोविड में पूरी आपकी इंपोर्ट बंद हो गई थी, पूरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो स्टैंड स्टिल हो गई थी, रुक गई थी, मुअत्तल हो गई थी, तो आपका करंट अकाउंट खसारा खुद ब खुद कम हो गया था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि करंट अकाउंट में एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है, लेकिन हमारी मईशत ने उसकी कीमत अदा की। हमारी मईशत बिल्कुल रुक के रह गई है। ये करंट अकाउंट को कर्टेल करने के लिए कितनी भारी कीमत हमने अदा की डॉक्टर साहब? Again, this is a monetary approach to balance the payment. यही तो पढ़ाया जाता है शिकागो स्कूल में, और स्टेट बैंक इसको रिलीजन के हद तक फॉलो करता है। पढ़ा किसी और जगह से होगा, लेकिन जब आएगा स्टेट बैंक में तो उसको इसी हाथ पे बैत करना पड़ता है, मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस द पेमेंट में। हमें इकोनॉमिक्स के लिटरेचर ने भी यही पढ़ाया है, किताबों ही में पढ़ाया है हमने कि इंपोर्ट को कर्ब करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप टैरिफ के जरिए से इंपोर्ट को कर्ब कर सकते हैं, एक्सॉर्बिटेंट टैरिफ आप बढ़ा दें जितना मैक्सिमम जा सकते हैं, ताकि इतना एक्सपेंसिव हो इंपोर्ट के लोग जो है वो इंपोर्ट ना करें, ताकि उस चीज की इंपोर्ट में कमी हो। आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ये भी हमने किताबों में पढ़ा है। आप आउटराइट बैन कर सकते हैं, टाइम बाउंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वे में आप ये भी काम कर सकते हैं, इसको WTO इजाजत देता है। लेकिन नहीं, ये तो नॉन मॉनेटरी अप्रोच है, इसको कैसे आप करेंगे? आप यू आर इन द IMF प्रोग्राम, तो आपका मॉनेटरी अप्रोच क्या है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, करेंसी को डिप्रिशिएट करो ताकि इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाए तो लोग नहीं करेंगे। तो आप डिवैल्यूएशन करके आप इंपोर्ट को एक्सपेंसिव बना रहे हो। हाँ, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस मुल्क की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज 60 से 65% उसके रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स है, इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स है, इंपोर्टेड मशीनरी है, इंपोर्टेड एनर्जी है, तो वो कैसे compete करेगा? आप तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उसका बढ़ा रहे हो, सारे लैंडेड कॉस्ट उसके इनपुट के आप बढ़ा रहे हैं। हाउ कैन दैट इंडस्ट्री compete इन इंटरनेशनल मार्केट? तो आपका एक्सपोर्ट भी हर्ट होता है और आपका इंपोर्ट को कर्ब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्सचेंज रेट से अगर इंपोर्ट गिर जाता हमारा तो आज यहां पर इंपोर्ट नहीं खड़ा होता।
हमने तकरीबन 125 बिलियन 150 रुपया पर डॉलर जो है करेंसी को डिवैल्यू किया है। इतने मैसिव डिवैल्यूएशन के बाद भी आज भी इंपोर्ट जो है वो अगर एंड भी होगा तो 50 बिलियन डॉलर पे जाके एंड होगा। सही। क्या क्या फर्क पड़ा? which is double to our exports। मतलब कहने का मतलब ये कि ये इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान हो सकता, लेकिन कहा गया कि नहीं, मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस द पेमेंट, इससे हट नहीं सकते हो। स्टेट बैंक भी बैत करता है वहां पर। हम अपने बच्चों को पढ़ाकर भेजते हैं वो, लेकिन वहां जाता है तो वो बैत कर लेता है मॉनेटरी अप्रोच पे जाकर, रस्म दुनिया निभाता है। क्योंकि और इसीलिए कहा जाता है बार बार ये वाई IMF विल ऑलवेज से कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, वो इसलिए कि वो मेरे डायरेक्शन को इंप्लीमेंट करेगा, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछने की जरूरत ना पड़े, उसको आजाद करो। गॉट इट सर। अब एक चीज और, ये जो इस वक्त बात की जा रही है पॉलिसी रेट विच इज नाउ 17% और 2% अगर और बढ़ जाती है जैसे कि आज ये बात हुई, ऐसे में कितना मुश्किल होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए। एक तो उनके लिए कर्जा लेना, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद सबसे बड़ी जो है वो क्रेडिटर है, उसके जो है अदायगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर दूसरा ये कि अब सुनने में आ रहा है कि बैंक्स बाकायदा अपने क्लाइंट्स को फ़ोन करके उनको राग़िब कर रहे हैं कि भाई आप अपने सेविंग अकाउंट्स जो उनको करंट अकाउंट के ऊपर जो है वो मुंतकिल करें, और अगर करंट अकाउंट पे ना भी करें तो फिर कुछ आप ट्रेजरी वगैरह के अंदर जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ PLS अकाउंट्स जो है उनको डिस्करेज किया जा रहा है क्योंकि बैंकों के पास अब है नहीं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। बैंक तो यार सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? लेकिन फोन हो रहे हैं सर, फोन हो रहे हैं भाई। मेरे आज ही तो देखा कि स्टेट बैंक ने 1.8 ट्रिलियन रुपीस इंजेक्ट किया है बैंकों को, उनके लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, और सस्ते दामों में किया है, गालिबन 17% पे किया है इंजेक्ट। और यही जाके ट्रेजरी बिल में जब हुकूमत पाकिस्तान को देगा तो 20% पे देगा, 3% के मार्जिन पे काम कर रहा हो, और फिर भी कहे कि जी हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे। तब ये सब मतलब एक ज्यादा इसमें कहना नहीं चाहता हूं हमारे बैंक पे इसके असर ना पड़े, लेकिन ये देखो ये जस्टिफाइड नहीं है ये सारी चीजें। हम हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में, आप जाके जोसेफ स्टिग्लिट्ज को पढ़ो यार, जिसको नोबेल इनाम दिया गया इकोनॉमिक्स में, वो क्या कहता है, करेंसी डिवैल्यूएशन एंड हाई इंटरेस्ट रेट ये जहर कातिल है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को डेट में डुबोता है और गुर्बत में डुबोता है। डॉक्टर अशफाक नहीं कह रहा है। अच्छा सर, एक चीज की जरा और रहनुमाई कीजिएगा कि पॉलिसी रेट के बढ़ने से जाहिर है कि इस वक्त जितना सिस्टम में या मनी सप्लाई है, हुकूमत चाहती है कि पैसा उसके पास आए, तो डिस्करेज होगा दीगर इन्वेस्टमेंट, लोग डिपॉजिट्स की तरफ जाएंगे, सिर्फ रिटर्न्स की तरफ जाएंगे। एक तो इसके ऊपर जरा अपना कमेंट मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर कीजिएगा। देखो मैं इस पे जरूर करूंगा, लेकिन मैं 2-3 इसके नुकसानात बता दूं ताकि आपके नाज़रीन को पता चल जाए। जब ये 2% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है ना, तो आपका एक साल में होल्डिंग एवरीथिंग कांस्टेंट 500 बिलियन का आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा। 500 बिलियन एक साल में, ठीक है? क्या 500 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू आप इकट्ठा कर सकते हो एक साल? नहीं सर, ये तो 1% पे बढ़ेगा ना, 1% पे 500। नहीं, मैं 1% पे 250 बिलियन। अच्छा, मैं 2% की बात कर रहा हूं। 500 बिलियन का तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, आपका बजट तबाह हो गया, ठीक है? आपका बजट डेफिसिट बढ़ेगा, आप बोरो मजीद करोगे और एक्सपेंसिव बोरो करेंगे तो आप मजीद डेट एक्यूमुलेट करोगे। ये डेट ट्रैप में फंसाने का एक ये तरीका है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। दूसरी चीज है आपकी इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इस साल 1% भी हो जाए तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। तो क्या होगा, आपके यहां बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत में इजाफा होगा, ठीक है? तीसरी चीज, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इस वक्त पता क्या है, ये जो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट रखा गया है, देखिए ये आप बार बार 23वां प्रोग्राम कह रहे हैं, ये 22वां प्रोग्राम है हमारा। ओके, ठीक है ना? ठीक, बहुत शुक्रिया करेक्शन का। 21 प्रोग्राम में कभी भी प्राइमरी सरप्लस टारगेट नहीं था हमारा, हमेशा बजट डेफिसिट जो है वो 1% देते थे, वो टारगेट हुआ करता था।
ये पहला प्रोग्राम है जिसमें प्राइमरी सरप्लस का रखा गया देने के लिए। अब अगर एक तरफ से इंटरेस्ट रेट को पहले ये बता दूं कि प्राइमरी सरप्लस होता क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट को आप निकाल दें। सही, ठीक है, या दूसरे सूत्रों में बजट डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, उतना आपका नेट ऑफ रेवेन्यू जो है वो कम होता चला जाएगा। एग्जैक्टली। तो उसको सरप्लस लाने के लिए आपके राइट हैंड साइड पे जो एक्सपेंडिचर है उसको ड्रास्टिक कम करना पड़ेगा। क्या आप, अच्छा, उसमें राइट साइड एक्सपेंडिचर में आपका डेवलपमेंट भी है, उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया डेवलपमेंट को, नहीं इसको नहीं छेड़ सकते। तो अब क्या बन गया, सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट बन गया, सिविल सर्वेंट, क्या आप उसको फ्रीज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सब्सिडीज तो है ही ना। तो एक ही आइटम है, वो है डिफेंस बजट। ठीक है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो टोटल रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान इकट्ठा करती है, सूबों को देने के बाद एनएफसी अवार्ड के तहत जो पैसा बच जाता है वो फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचा ना। और फेडरल गवर्नमेंट के 3-4 बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट है, डिफेंस है, रनिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वगैरह वगैरह। तो आज 2021-2022 का जो माली साल खत्म हुआ है, ये रिवाइज नंबर मैंने अभी फिस्कल ऑपरेशन टेबल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो 2021-2022 का है वो वहां से मैंने अभी कैलकुलेट किया है। जितना रेवेन्यू हम इकट्ठा करते हैं एनएफसी अवार्ड में देने के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट का बचता है, वो रेवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस कर देता है और सिर्फ 39% ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करता है, सिर्फ 39% बस। अच्छा, यानी कि 61%, आज आपके यहाँ बड़ी रेवल्यूशन कर रहा हूं मैं, 61% जो है वो डिफेंस बजट आपका बोरोड रिसोर्सेज पे है। योर इंटायर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन बोरोड रिसोर्सेज, इंटायर सैलरीज ऑफ द सिविल सर्वेंट्स आर ऑन बोरोड रिसोर्सेज। जो भी सब्सिडीज वगैरह दे रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह, सब बोरोड रिसोर्सेज पे है। तो इमेजिन करो कि जिस मुल्क की का डिफेंस बजट बोरोड रिसोर्सेज पे हो, उस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी कहां खड़ी होगी, कहां खड़ी होगी? जिस मुल्क के दिफाई अखराजात 61% दिफाई अखराजात जिस मुल्क के बोरोड मनी के ऊपर हों, कर्जों के ऊपर हों, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है उस तमाम पॉलिसीज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान, साबिक मुशीर ख़जाना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और जो बातें उन्होंने इस वक्त बताई यकीनन वो चश्मकुशा हैं। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।